प्रहलाद पटेल जी, दिल्ली राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता पूर्व सांसद माननीय श्री विनय कुमार मल्होत्रा जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री राजेंद्र गुप्ता जी और अन्य सभी पदाधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में जिसे मजदूरों का महाकुंभ कहा जा सकता है, उसमें देश के कोने कोने से पधारे हुए बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं इस महासंघ के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा, अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में देश के कोनों कोने से पीड़ित, शोषित, दुखी, महंगाई से परेशान, भ्रष्टाचार से न केवल दुखी बल्कि क्रुद्ध और अपने लिए एक अच्छे भविष्य की तलाश करने में लगे हुए इन तमाम लोगों को आपने एकत्रित किया। ये बड़ा काम, संगठित लोगों को इकट्ठा करना आसान है, लेकिन जो असंगठित हैं, जो बिखरे हुए हैं, जो साधनहीन हैं, उनको एक साथ लाना इतनी बड़ी तादाद में, ये बहुत बड़ा काम है। और मैं ऐसा समझता हूं कि इस ऐतिहासिक कार्य के लिए हमारे दोनों अध्यक्ष नितिन जी भी और प्रहलाद जी भी बधाई के पात्र हैं, और आप सब जो इस कार्यक्रम में आए हैं वो अभिनंदन के पात्र हैं, क्योंकि आप यहां आए हैं, लाए नहीं गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर लोग आए, स्वयं इच्छा से आए, चलकर आए, किसी के कहने पर लाए नहीं गए। ये एक और दूसरा पक्ष है आज के समागम। आज पंडित दीनदयाल जी की जन्मतिथि है। 25 सितंबर 1915 को एक सामान्य परिवार में, गांव में उनका जन्म हुआ था, राजस्थान में। वहां से बढ़ते बढ़ते वो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने, और इस बीच में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम किया और जनसंघ की स्थापना करने वालों में से प्रमुख बने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि अगर मुझे ऐसा ही एक आध दीनदयाल और मिल जाए तो देश का नक्शा बदलने में देर नहीं लगेगी। पंडित जी हमारे बीच से चले गए। जब वो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने थे, उसके पश्चात उनकी हत्या हो गई। देश का दुर्भाग्य, गरीबों और मजदूरों का दुर्भाग्य कि उनकी आवाज को देश की मुख्य आवाज बनाने वाला ऐसा महान नेतृत्व काल के करार काल ने हमसे छीन। लेकिन दीनदयाल जी ने जो बताया हमें, जो सिखाया हमें, उसको अपनी पूरी ताकत से पूरा करने की कोशिश भारतीय जनसंघ ने की थी और अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उन्होंने कहा था कि विकास की सीढ़ी पर जो अंत में खड़ा है, सबसे नीचे खड़ा है, हमें उसकी तरफ ध्यान देना है, उसे ऊंची से ऊंची सीढ़ी पर पहुंचाना है। गांवों में, झोपड़ियों में, मलिन बस्तियों में, जहां एक तरह से समय अचल है, लोगों की दृष्टि में शून्य है, चेहरे पर झुर्रियां हैं, पांव में बीमारियां हैं, हृदय में एक प्रकार की आशंका और निराशा है, ऐसे भारतवासी को हम जब तक संपन्न और सुखी नहीं बनाएंगे, जब तक उसको इंसान होने की, मनुष्य होने की गरिमा प्रदान नहीं करेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे।
और इसलिए उन्होंने कहा कि अंत्योदय ये हमारे भारत की राजनीति का, अर्थनीति का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि हमारी पार्टी ने और आजकल पिछले विशेष रूप से अपने महासंघ के सभी लोगों ने ऐसे उन तमाम लोगों के पास जाकर जो विकास की सीढ़ी में सबसे नीचे खड़े हैं उनको स्पर्श किया, संपर्क किया और उन्हें बताया कि निराश होने की जरूरत नहीं है। अब सवेरा आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी इन तमाम भाइयों और बहनों के दुख और दर्द के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार। बहनों और भाइयों, ये सवाल आज देश के सामने सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से है कि हमारे देश के 70% से अधिक लोग दरिद्रता की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति ये दिन ब दिन अच्छी होने के बजाय बद से बदतर क्यों हो रही है। ये गहरा सवाल है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश की तरक्की हो रही है, हमारी जीडीपी बढ़ रही है, हमारे देश की प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ रही है। कहा जाता है कि देश की आमदनी पिछले कुछ सालों में दुगनी, तिगनी, चौगनी हो गई है। ऐसे भी शहर है जहां प्रति व्यक्ति औसत आमदनी 70,000 रुपए है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी अपनी आमदनियां बढ़ी है क्या घटी है? जरा आप बताइए मुझे। आपकी आमदनी बढ़ी है तो हाँ कहिए, घटी है तो ना बताइए। बताइए यहाँ बैठे हुए भाइयों और बहनों, पिछले 5-7 सालों में आपकी आमदनी बढ़ी है या घटी है? जोर से बताइए। आवाज यहाँ से हमें रेस कोर्स रोड तक ही पहुंचानी है। प्रधानमंत्री जी वहीं रहते हैं, उनको पता लगना चाहिए कि हिंदुस्तान का मजदूर, गरीब, शोषित और पीड़ित आदमी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी आपका दावा गलत। बताइए, प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि देश की तरक्की हो रही है, सही कहते हैं या गलत कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? अब जैसे हमारे देश का मजदूर भी जानता है, उसे प्रधानमंत्री नहीं जानता, इसके लिए मैं क्या कह सकता हूं? ये क्या हो रहा है देश में? ये क्या स्थिति पैदा की गई है? अभी आपके सामने प्रहलाद जी बोल रहे थे। मैंने संसद में एक सवाल किया था कि संविधान के अंदर इस देश के ये व्यवस्था है कि भारत की सरकार को निर्देशात्मक सिद्धांत बताए गए हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, और उसमें यह कहा गया है कि ये भारत के नागरिकों को रोजगार की और जीविकोपार्जन की और उचित वेतन की, उचित पगार की, और इतना ही नहीं बल्कि आराम और रचनात्मक कार्य करने में उसकी प्रवृत्ति बढ़े, इसकी सुविधा प्रदान करेगी। ये संविधान कहता है भारत कि लोगों को अपनी जीविकापार्जन करने के लिए सरकार व्यवस्था करेगी, रोजगार पैदा करेगी और उनके लिए हर प्रकार की व्यवस्था करेगी जीवन यापन के लिए। और आगे कहती है, वही संविधान कहता है कि सरकार लोगों के स्वास्थ्य की, शिक्षा की, इसकी पूरी देखभाल करेगी। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, मौलिक अधिकार तो नहीं है, लेकिन संविधान के निर्देशात्मक शिक्षा के बारे में भी उन्होंने कहा था कि राज्य का दायित्व होगा कि बच्चों को शिक्षा देगी, और संविधान का मौलिक अधिकार नहीं। बिना शिक्षा के दुनिया में कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। जब वाजपेयी जी की सरकार आई और मुझे शिक्षा मंत्री का काम मिला तो मैंने कहा कि सबसे पहले हिंदुस्तान के गरीब आदमी को, मजदूर को, किसान को, मेहनतकश इंसान को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संविधान में मिलना चाहिए। और हमारी सरकार ने वो अधिकार आपको दिया और आज हिंदुस्तान के हर गरीब आदमी के बच्चे को निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन पाने का अधिकार है और अच्छी से अच्छी शिक्षा आपको मिले, ये अधिकार भी हमने कानून बनाकर आपको किया। और इतना ही नहीं, जो ये बड़े बड़े स्कूल बहुत से खुले हुए हैं जो पब्लिक स्कूल कहलाते हैं, है तो वो प्राइवेट,
उनमें भी अगर वहां उस क्षेत्र में कोई बच्चा है तो उसको भी शिक्षा देनी उसको पड़ेगी और एक निश्चित संख्या में वहां बच्चों का प्रवेश कानूनी तौर पर आपको दिलाएगा। शिक्षा का अधिकार ये देना, ये वोट के अधिकार के बाद हमारी वाजपेयी जी की सरकार ने दूसरी बड़ी क्रांति की, क्योंकि हमें दीनदयाल जी ने बताया था कि बिना शिक्षा के कोई मतलब नहीं है इंसान का। मनुष्य को बिना शिक्षित हुए मानवता समझ में नहीं आती और इसलिए हमारा पहला कमिटमेंट ये था और वो हमें पूरा किया। बहुत सी स्कीम्स जो चलाई गई उस सरकार के जमाने में उसका उल्लेख आपके सामने किया गया होगा। बीमा के बारे में, किसानों के बीमा के बारे में, संगठित क्षेत्र के अलावा जो असंगठित क्षेत्र है उनके मजदूरों के बारे में, खास तौर पर जो ये निर्माण के कार्य में, बिल्डिंग्स के कार्य में लगे हुए लोग हैं उनके बारे में विशेष व्यवस्थाएं की गई। लेकिन ये आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैंने एक सवाल किया था कि एक व्यक्ति सरकारी कर्मचारी केंद्र में हो जाता है, उसकी तनख्वाह 10,000 रुपए 12,000 रुपए महीने से शुरू होती है। साल में 52 इतवार और 52 शनिवार, ये 104 दिन उसको छुट्टी है, ये उसका अधिकार है, सर्विस कंडीशन। और 14 दिन की उसको आकस्मिक अवकाश की छुट्टी, ये तो ले ही सकता। और अगर बीमार हो गया तो उसको मेडिकल लीव की सुविधा है और बीमार होने पर उसको दवाई भी सीजीएचएस की स्कीम में मिलने की सुविधा है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक मजदूर, एक ठेली वाला, एक किसान, वो तो 365 दिन काम करता है, तब भी पेट नहीं भर पाता। अगर मजदूरी न मिले तो बेकार हो जाता है। अगर रिक्शा वाला, उसको सवारी न मिले, बीमार हो जाए, चला नहीं सके, दवाई भी नहीं ले सकता। तो अगर पास में 10-20 रुपए बचत हो तो दवाई में खर्च हो जाए। किसान 24 घंटे काम करता है, जाड़े में, ओले में, धूप में, बरसात में काम करता है, कोई छुट्टी है उसको? मैं आपसे पूछता हूँ मजदूर भाइयों, किसान भाइयों, श्रमिकों, बहनों, बीड़ी बनाने वाली बहनों, आपको कोई छुट्टी है? कहीं व्यवस्था है कि आप छुट्टी बना सकते हैं? अरे हाथ से नहीं, आवाज दो, आवाज पहुंचनी है देश तक।